नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का बहुत आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं। आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं। हमने इससे पहले आर्थिक भूगोल की परिभाषा, कुछ उसके उपागम पढ़े। उपागम के बाद आती है आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं। इन मौलिक संकल्पनाओं से क्या मतलब है कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उनके तथ्यों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, आर्थिक भूगोल में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है। इन सारे तथ्यों को मिलाकर 11 मूलभूत संकल्पनाएं हैं जिनके आधार पर आर्थिक भूगोल के अध्ययन में काम में ली जाती हैं। 11 मूल संकल्पनाओं में पहली संकल्पना आती है मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण। मानव की आर्थिक क्रियाएं, जितनी भी जो मानव अपनी क्रियाकलाप करता है, चाहे वो क्रियाकलाप धन उत्पादन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी वस्तु उपयोग से उपभोग या उपयोग से संबंधित हो, इन सारे जितनी भी आर्थिक क्रियाएं उनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का वितरण पाया जाता है। और इन आर्थिक जो क्रिया है ये अलग अलग स्थानों पर, अर्थात ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है और वो क्षेत्रीय विभिन्नता वहाँ के स्थानिक कारकों के आधार पर पाई जाती है। तो इन सारे तथ्यों को अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। दूसरी आती है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, मतलब आर्थिक क्रियाएं कहाँ कहाँ पर संपादित की जाती है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी न किसी स्थान या क्षेत्र विशेष पर संपादित होती है। वहाँ पर कितने क्षेत्र में उत्पादित हो रही है, चाहे अगर कृषि का एग्जाम्पल है तो वो कृषि कितने क्षेत्रफल में उत्पादित हो रही है, वो किस प्रकार की जलवायु में उत्पादित हो रही है, किन किन क्षेत्रों में उत्पादित हो रही है, ये सारी। जैसे चावल का एग्जाम्पल ले रखा है कि मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में होता है और जबकि प्राकृतिक रबड़ है वो विश्वतरीय के प्रदेशों में होता है। तो इस तरह से ये हैं आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति वाला। उसके बाद अवस्थिति मूलतः क्षेत्रीय वितरण के आधार पर पाई जाती है। क्षेत्रीय वितरण से मतलब है अलग अलग एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हैं। और इन सारे तथ्यों का अगर एक ही जगह विश्लेषण करना हो तो हम क्या करते हैं, भूगोलविद एक मानचित्र का निर्माण करता है और मानचित्र में इन तथ्यों का वितरण प्रदर्शित करता है। तो विभिन्न जैसे एग्जाम्पल और दे रखे हैं, निर्माण उद्योग है या जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप है, वो मानचित्रों के द्वारा भूगोलविद प्रदर्शित करता है। अगली आती है आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या, जैसे गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन की विशेषताओं का अध्ययन होता है। जैसे कि सोवियत संघ में यूक्रेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरी में गेहूं के उत्पादन के रीतियों का, फार्मों का आकार है, गेहूं बोने काटने के यंत्रों का है, गेहूं इकट्ठा करने के गोदामों का है, वहाँ परिवहन के साधनों का है। इन सारे तथ्यों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, किस मौसम में काटा जाता है, किस मौसम में बोया जाता है, मतलब आर्थिक क्रिया जो जिस क्षेत्र विशेष में की जाती है उस आर्थिक क्रिया की मूल विशेषता क्या है या किस तरह से की जाती है, संपादित की जाती है, वहाँ कौन कौन से कारकों से, कौन कौन से प्रक्रमों से प्रभावित होती है, उनकी मूल विशेषताएं क्या है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। अगली आती है आर्थिक क्रियाओं का अन्य परिघटनाओं से संबंध, मतलब जो भी मानव आर्थिक क्रियाकलाप संपादित करता है वो किसी न किसी आर्थिक क्रियाकलाप है वो 4 प्रकार से संबंधित होता है अन्य तत्वों से। कार्यकरण संबंध, कोज इफेक्ट रिलेशन, मतलब किसी भी जो भी, चाहे फसल उत्पादन वहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में की जाती है तो वहाँ के तापमान, वर्षा और मिट्टी का के उपजाऊपन के फलस्वरूप ही वो फसल उत्पादित हो रही है, उसका उत्पादन उसी पर निर्भर कर रहा है। तो मतलब एक फसल के लिए कारण है कि तमाम तापमान क्या होगा, वर्षा क्या होगी, मिट्टी किस तरह की है। दूसरा भौतिक सांस्कृतिक परिघटना का संबंध। भौतिक सांस्कृतिक परिघटना से क्या मतलब है, ढाल की भूमि पर अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, उस पर बांध बना दिया और बांध से जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जल विद्युत से कारखाने चलाए जा रहे हैं। भौतिक सांस्कृतिक परिघटना, फिजिकल कल्चरल फिनोमेना रिलेशनशिप, आपस में किस तरह का रिलेशन है कि मतलब जो नदी है उसके ऊपर बांध बना दिया, बांध से जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जल विद्युत से कारखाने चलाए जा रहे हैं, पूरी एक चेन बन गई अपने आप क्रियाकलापों की। उसके बाद है अंतर प्रादेशिक संबंध। उत्तरी भारत का
मध्य व दक्षिणी भारत से रेल मार्गों और सड़कों के बाद में आपस में किस तरह के परिवहन के साधन विकसित किए गए हैं, पारस्परिक परिवहन के साधनों द्वारा किस प्रकार से व्यापार का कार्य होता है और उससे किस प्रकार उन्नति हो रही है। मतलब दो क्षेत्रों के बीच में आपस में क्या अंतर संबंध पाए जाते हैं, अंतर प्रादेशिक संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अगला है भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक सह संबंध। भौगोलिक तत्व जलवायु वनस्पति आपस में सह संबंध पाया जाता है। तो इन सारे तथ्यों की व्याख्या है वो आर्थिक क्रियाओं के साथ की जाती है। अगला 5वीं मौलिक संकल्पना आती है आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब जो मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है वो किस किस प्रकार के हैं, तो आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण में सबसे पहले मानव है प्राथमिक उद्योग स्थापित करता है या प्राथमिक क्रियाकलाप करता है, आखेट है, मत्स्य उद्योग है, वनों का एकत्रीकरण है, वन संग्रहण है, लकड़ी काटना, पशुचारण है या कृषि का कार्य करता है, जो आदिम काल में मानव है वो किया करता था। द्वितीय वर्ग में मानव विनिर्माण या माइनिंग जो उस तकनीकी पर आधारित है। सामान्य जो खुला खनन किया जाता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है और उस तकनीकों की सहायता से किया जाता है, वो ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है, वो द्वितीय क्रियाकलाप है। तो मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, संपादित करता है। तृतीय वर्ग में परिवहन और व्यापार। प्रथम दो वर्ग अर्थ उत्पादन की क्रियाओं के हैं, जबकि तीसरा क्या है, विनिमय और उपभोग से संबंधित है। और चौथा वर्ग है चतुर्थ क्रियाकलाप है, उच्च सेवाओं से संबंधित मानी जाती है, जिसमें योजनाएं, प्रबंधन आदि सम्मिलित किया जाते हैं। अगला आता है आर्थिक क्रियाओं का सांस्कृतिक पक्ष। अगली संकल्पना कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक भूगोलविद्या आर्थिक क्रियाओं और वातावरण का संबंधों का विश्लेषण है, वो सांस्कृतिक पक्ष के आधार पर विश्लेषण करता है। किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ पर किस तरह की सामाजिक प्रथाएं पाई जाती है, वहाँ लोगों के पास पूंजी कितनी है, वहाँ श्रम करने की तकनीक क्या है, वहाँ लोगों के किसी चीज़ को प्रबंध करने की क्षमता किस प्रकार की है, सरकार की वहाँ उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का व्यू रहता है, सरकारी सहायता किस प्रकार मिल रही है, वहाँ से कर कलेक्शन का क्या सिस्टम है, उद्योगों को कितना अनुदान दिया जा रहा है, ये सारे तथ्यों का वहाँ पर विश्लेषण किया जाता है और इन तथ्यों का विश्लेषण करने के आधार पर ही किसी आर्थिक क्रिया के उत्पादन और विनिमय का निर्धारण होता है। तो इन तथ्यों के सांस्कृतिक पक्षों के आधार पर या पूंजी के आधार पर प्रदेशों का राष्ट्रों का 3 वर्गों में बांटा जाता है, विकसित प्रदेश, अर्धविकसित प्रदेश और विकासशील प्रदेश। ये इनके बारे में सब आप जानते हैं कि विकसित प्रदेश कौन से होते हैं, अर्धविकसित कौन से हैं और विकासशील कौन से हैं। अगली आती है आर्थिक भूदर्शीय या आर्थिक भूदर्शीय की संकल्पना। ये संकल्पना शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि इसकी जो संकल्पना है वो मैं बड़े लेवल पे अगले चैप्टर में और क्लियर करूंगा, अगले टॉपिक में। पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के स्थापित होने से भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों का मिलाजुला स्वरूप बनता है, उसको आर्थिक दर्शीय भूमि या आर्थिक भूदर्शीय इकोनॉमिक लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं चाहे उद्योग स्थापित करता है, वो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो अपने उद्योग स्थापित करता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौतिक या सिंचाई परिस्थितियों के आधार पर वहाँ पर कृषि कार्य करता है। अगर नहीं होता है तो वो कुएं नलकूप के द्वारा अपने सिंचाई का कार्य करता है। और वो कृषि करने का कार्य किस प्रकार का है, वो किस तरह से अपने आर्थिक भूदर्शियों का निर्माण करता है। तो उन सारे तथ्यों से किसी क्षेत्र के विशेष में कृषक विभिन्न प्रकार की फसल प्रतिरूप का निर्धारण करता है, कहीं पर बागाती कृषि करता है, कहीं पर जीवन निर्वाह कृषि करता है, कहीं पर यांत्रिक कृषि करता है, कहीं पर व्यापारिक कृषि करता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र विशेष में अपने अपने उस भौतिक वातावरण के आधार पे अपने तथ्यों का निर्धारण करता है, आर्थिक भूदर्शियों का निर्माण करता है। ये बहुत सारी लंबी चौड़ी एक लिस्ट दे रखी है क्या मानव है आर्थिक क्रियाकलापों को किस तरह से संपादित करता है। तो ये सारे तथ्य है वो अलग अलग प्रकार से संपादित होते हैं।